नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हम बिहार विधानसभा में मौजूद हैं और चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 तारीख को नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। 2 चरण में चुनाव होना है। आज हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर और प्रियदर्शी रंजन सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपसे, पिछली बार 3 चरण में चुनाव हुए थे, तो इस बार जो है 1 चरण को कम कर दिया गया। हालांकि ये सवाल अभी ये है कि 1 चरण में क्यों नहीं, जब कई बड़े बड़े स्टेट्स में जो है 1 चरण में चुनाव किए गए, तो यहाँ पर 2 चरण की जरूरत क्यों? देखिए, अब चुनाव आयोग ने जब घोषणा कर दी कि भाई पिछली बार हम 3 चरण में कराए थे, इस बार 2 चरण में कराए, तो चुनाव का प्रबंधन करना तो चुनाव आयोग का काम न है। अब इस घोषणा के बाद अब इस सवाल उछालने का कोई मतलब है? कोई ये सवाल कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। अब बिहार में ये जिस परिसर में आज आप बात कर रहे हैं, 18वीं विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे, 6 नवंबर को, 11 नवंबर को, यही सच है। और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब 1 नवंबर एक फेज में चुनाव कराने की मांग अकेले सिर्फ जनता दल ने की थी। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव, और सभी दलों में एक सहमति थी, कहीं आम सहमति थी कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाए। सबों की है कि चुनाव पूरी में पारदर्शिता रहे, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाताओं को पूरी सुरक्षा हो, ये ना होती है बात। तो 2 चरणों में चुनाव की घोषणा हो गई, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। ये उम्मीद भी इस बार लोग कर रहे थे कि अब 3 चरण में नहीं, अब बिहार में तो 5 चरण में भी चुनाव हुआ है, लोकसभा का। हाँ, नहीं, असेंबली का भी। अच्छा, कि इसलिए कोई नई बात नहीं है। 85 का याद कीजिए ना, उसमें 2 ही चरण में चुनाव हुआ था। इसलिए आज चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है कि 18वीं विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। अब हमें उम्मीद की नहीं चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है कि बिहार में 90,400 से अधिक बूथ्स हैं, 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, और उनकी सुविधा के लिए इस बार तो एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता होंगे नहीं। हर बूथ की वेबकास्टिंग होगी। और जैसा अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने पटना में भी कहा था, आज भी दोहराया कि 17 नए बदलाव के साथ जो चुनाव प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया में हमने बदलाव किया है, ये बिहार से हमने शुरुआत की है, पूरे देश में इसको लागू करेंगे। तो चुनाव सुधार की मांग तो लोग करते रहे हैं, और अंत है क्या, अधिक से अधिक मतदाता वोट देने जाएं। इसके लिए तो कितना प्रचार प्रसार। अब ये भी एक शुभ संकेत है कि पिछले चुनाव में महिला वोटर्स का टर्नआउट बढ़ा है। अब आधी आबादी की भी हिस्सेदारी वोटिंग में तो बढ़ गई है। अब इसमें अब टिकट देने में दल उसी तरह से ईमानदारी दिखावे, इसलिए कि लोकसभा और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन का संविधानिक व्यवस्था लागू हो गई है। जो अभी नई जनगणना होगी, फिर नया परिसीमन होगा, और अगला जब कभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उम्मीद की जा रही है कि 33% रिजर्व। तो अभी इसी बिहार के चुनाव से सारे दल कम से कम महिला उम्मीदवारों के प्रति उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़े, भागीदारी बढ़ाने के लिए लोग टिकट दें। चलिए सर, एसआईआर को लेकर के भी आज शुरुआती दौर में इलेक्शन कमीशन का जो हुआ वक्तव्य आया, एसआईआर में 47 लाख नाम भी काटे गए, यानी कि डीएक्टिवेट वोटर्स थे उनको कम किया गया। तो क्या इस पर परसेंटेज बढ़ेगा इलेक्शन में? देखिए, मुझे लगता है कि वोट प्रतिशत हर बार चुनाव में बढ़ रहा है, पूरे देश भर में बढ़ रहा है, बिहार में भी बढ़ रहा है, और खास करके महिलाओं की हिस्सेदारी जो बढ़ रही है चुनावों में, उससे आप उम्मीद पूरी तरीके से कर सकते हैं कि चुनाव दर चुनाव हर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए, 2010 वो वर्ष था जब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। फिर वर्ष 2015 में भी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट किया। 160 से ऊपर ऐसी सीटें थीं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट किया। तो जब महिलाएं निकल करके बाहर आ रही हैं तो निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, महिलाएं खुल करके मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचती थी, अब पहुंच रही हैं। 2019 पहला लोकसभा चुनाव था जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया था। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव उठा करके देख लीजिए, 2010 से ही ट्रेंड चल निकला है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक मतदान कर रही हैं, और ये प्रतिशत और बढ़ेगा क्योंकि पुरुष ज़्यादा पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं, चुनाव के दौरान वो आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ रहती हैं। महिलाओं का औसत निवास जो है बिहार में ज़्यादा है, इसीलिए महिलाएं ज़्यादा वोट पर। चलिए, इस पर बढ़ने का चांस है सर। अब चूंकि इस पर बात हो गया, चुनाव चढ़ गया है, चूंकि हालांकि चढ़ तो 2-3 महीना पहले से ही गया है, सब लोग तैयारी में लगे हैं, लेकिन अब आज चूंकि आचार संहिता लागू हो गया, तो अब क्या लग रहा है सर? चूंकि अब सबकी नजरें सीट बंटवारे पर है, तो हम एनडीए को लेकर के आपसे बात कर लेते हैं सर। इसमें मैं एक बात जोड़ दूँ, आप जो सवाल करेंगे, देखिए ये चुनाव की एक
और खूबी खासियत देखने को मिलेगी कि अब महिला सिर्फ मतदाता नहीं, महिला वोट बैंक हो गया है। वोट बैंक हो गया। और ये चुनाव जो है ना, इसमें महिला वोट बैंक को साधने के लिए कोई दल इससे अब पीछे नहीं है। पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी इस बात पे। यही कह रहे हैं आपसे, इस बार तो नीतीश कुमार ने उस महिला वोट को बांटने के लिए, आज ही आपने देखा 21 लाख महिलाओं को, आज भी ये तीसरा फेज था। अब तक बिहार में 1,21,00,000 मतदाताओं, महिला मतदाताओं को, मतदाता ही हम उसको कहेंगे, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये अभी चुनाव के पहले स्वरोजगार के लिए, रोजगार के लिए दिया गया है। तो ये दिखाता है कि महिला वोटर को साथ ही चुनाव के पहले इस तरह की नई योजना परोसने का क्या तात्पर्य हो सकता है। और ऐसे भी जो ठीक ही आपने कहा कि पिछले कई चुनाव में महिला का टर्न, तो इस बार तो संभव हो ये गेम चेंजर साबित होंगी महिला वोट बैंक। और इसी तरह से आपने देखा तेजस्वी ने भी घोषणा की थी माई बहिना योजना के तहत 2500। प्रशांत किशोर भी कहाँ छूटने वाले थे और कांग्रेस भी नहीं छूट रही है। तो कुल मिलाजुलकर मुझे लगता है ये वोट बैंक जो महिला वोट बैंक है इस बार, महिला वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और यूथ और छात्र को तो अलग अलग आपने देखा नीतीश कुमार साधने की कोशिश की है। अब रही बात, आपने सवाल किया कि एनडीए में सीट बंटवारे की बात। सुना है कि चिराग पासवान जो है बहुत माथापच्ची कर रहे हैं एनडीए के भीतर, बहुत सीटों की अब सुनने की बात, चर्चा की बात, देखिए चुनाव के पहले हर दल जो अपने पार्टनर्स के बीच में सीटों की दावेदारी अपनी पार्टी की दुकानदारी के लिए करता है। उसको ये संदेश देना होता है कि देखो हमने तो सीट मांगी थी इतनी, 60 मांगे थे, मिल ही नहीं रहा है, अब तो हम लोगों को समझौता करना पड़ेगा। अब 30 सीट से 25 से 30 सीट से ज़्यादा मिल नहीं रहा, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो। मैं ये एनडीए की बात कर रहा हूँ। इवन जदयू और बीजेपी जो बड़ा पार्टनर है, इनको भी नए को विश्वास, तो चिराग इधर ना आ गए हैं। चिराग पिछली बार चिराग इफेक्ट था, जिसके चलते इसी असेंबली में नीतीश कुमार की पार्टी रोल नंबर 3 हो गई। तो अब इस बार चिराग जब इस पाले में है तो निश्चित रूप से दृश्य बदला है। उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार ओवैसी के साथ कंधा में कंधा मिलाकर कैसे नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर किया जाए ये ताकत लगा रहे थे। अब वो इस पाले में है, तब जब दो नए सहयोगी पार्टनर आ गए उनके लिए तो कमिटेड करना होगा सीट जितनी दी जाए। इसलिए सीट के तालमेल को लेकर ऐसी दावेदारी होती है, कोई अब पेच नहीं है। और मुझे लगता है कि जब चुनाव की अब घोषणा हो गई 10 तारीख से, अब पहले फेज के लिए नामांकन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो उसके पहले सबको तय न करना कितनी सीटों पर सहमति भरते हुए अमित शाह ने कहा था कि भाई ये बात तो चुनाव में हम बड़े भाई की भूमिका में लड़ रहे हैं। आप याद कीजिए बिल्कुल कि इस बार बीजेपी एक सीट ज्यादा लड़ी थी जदयू से, भले नतीजे आ गए दोनों के बराबर बराबर। अब यही तो देखना होगा कि इस बार के चुनाव में, इसलिए कि एक बात तो है कि सत्ता के गलियारे में भी और हम लोग की समझ है, इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब नीतीश कुमार की उम्र सेहत की बात कीजिए या फिर जो उनका ग्राफ, पॉलिटिकल ग्राफ, अब तो परवान जब था नीतीश जी का परवान हो गया, अब तो परवान नहीं ढलान पर ना है। तब ऐसी स्थिति में बीजेपी इस बार अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। अब इस चुनाव नतीजे के बाद यदि एनडीए को बहुमत मिलेगा, एक सवाल उठेगा सीएम कौन, किसका, किस पार्टी का, ये सवाल उठेगा। इसलिए मुझे लगता है अब इस सीट के बंटवारे में कोई झंझट नहीं है, कोई ये नहीं है। आज जो दो आप दावेदारी, कोई एक चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, तो बिहार में वो बतासा के लिए मंदिर तोड़ेंगे क्या? आप बताइए ना। मांझी वहाँ केंद्र में मंत्री हैं, बिल्कुल, तो यहाँ क्या करेंगे? वो भी बतासा के लिए, उनके भी पुत्र यहाँ मंत्री पहले से हैं। इसे सबको समझौता करना है, वो सीट में कोई कहीं बहुत झंझट नहीं है। पेच तो तब ना होता है। हाँ, वो अब बात नहीं दोहराई जाएगी जो सहनी ने किया था। अच्छा, जो सवेरे तक बात की थी, राजद से कहा कि खंजर भोग दिया, आ गए बीजेपी में। वो स्थिति अब दोनों में कहीं नहीं दिख रही। चलिए सर, अब आपसे सवाल रहेगा यही सेम सवाल महागठबंधन को लेकर। सर ने एनडीए को लेकर के समीकरण सिनेरियो जो है बहुत डिटेल में समझा दिया, आप सर महागठबंधन को लेकर बता दीजिए। देखिए, महागठबंधन में पेंच जो है मुकेश सहनी को लेकर के फंसा हुआ है, वीआईपी पार्टी को लेकर के फंसा हुआ है। वीआईपी पार्टी ने जितनी सीटें मांग की है उसके हिसाब से महागठबंधन के भीतर उनका एडजस्टमेंट मुश्किल लग रहा है। और उसी को लेकर के जो सीट बंटवारे में देरी हो रही है, एक कारण तो कांग्रेस है ही, और उससे कहीं कम बड़ा कारण मुकेश सहनी का फैक्टर भी नहीं है। तो दोनों ओर से ज़्यादा सीटें मांगी जा रही हैं। आप महागठबंधन के भीतर में नेताओं का जब हायरार्की देखिएगा तो उसमें भी मुकेश सहनी कांग्रेस के, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, तो तेजस्वी यादव के बाद वो टॉप पे रहते हैं बैठे हुए। कहीं भी टेबल शेयर जो होता है टॉप लीडर्स का महागठबंधन का, उस हायरार्की में मुकेश सहनी को बड़ी अहमियत दी जाती है। उस लिहाज से, उस अहमियत के लिहाज से भी मुकेश सहनी का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है कि महागठबंधन के भीतर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएंगी। लेकिन कांग्रेस
मान करके चल रही है कि अगर मुकेश सहनी को ज़्यादा सीटें दी जाती हैं तो उन्हीं की काट के दी जाएगी। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी। और अगर जो मांग है 30 से 40 सीटों का, अगर मुकेश सहनी को इतनी सीटें दे दी जाएंगी तो कांग्रेस को फिर महागठबंधन के भीतर कितनी सीटें मिलेंगी, एक बड़ा सवाल रहेगा। मैं इसको बड़ा सवाल इसलिए मान रहा हूँ कि आरजेडी किसी भी कीमत पर 140, 42, 143 यानी 140 प्लस ही चुनाव लड़ेगी, उससे नीचे जाकर के चुनाव नहीं लड़ने वाली है। उसके बाद तमाम दलों को बांटना है सीटों के लिहाज से। और एक महत्वपूर्ण बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से वाम दलों का क्रेज बढ़ा है, खास करके माले का उभार हुआ है पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा में भी स्ट्राइक रेट, और उन महागठबंधन के भीतर एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास संगठन की ताकत है, जिसके पास हार्डकोर कैडर है, वो पार्टी है माले, मजबूत पार्टी है। तो इस लिहाज से माले को भी कोई नाराज आज की तारीख में महागठबंधन के भीतर नहीं करना चाहेगा। खास करके मगध और शाहाबाद के इलाके में पिछली बार जो सफलता मिली महागठबंधन को, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तो सीट बंटवारों का गड़बड़ था, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का ठीक तरीके से तालमेल नहीं था। जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए था उस सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी, जिस सीट पर जनता दल यूनाइटेड को लड़ना चाहिए था उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। इस लिहाज से भी नुकसान हुआ था। लेकिन अगर महागठबंधन के एंगल से देखिएगा तो उसमें माले फैक्टर था। माले की वजह से मगध और शाहाबाद में बेहद मजबूती। इस बार सीट का सिनेरियो क्या होगा सर, अगर इन शॉर्ट में देखा जाए? मुझे लगता है कि फिर इस बार जितनी सीटों पर आरजेडी पिछली बार चुनाव लड़ी थी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उससे कम पर नहीं मानने वाली है। कांग्रेस की कुछ सीटें कम की जाएंगी, काट करके मुकेश सहनी को। कितनी कमेंगी, कितनी काट करके दी जाएंगी? देखिए एग्जैक्ट तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान मुझे लग रहा है कि इस बार 55 सीटों पर कांग्रेस को समेटने की कोशिश होगी। यानी कि मुकेश सहनी को 15 के आसपास सीट दी जाएगी। 15 के आसपास। आपको क्या लग रहा है सर, मुकेश सहनी कितनी सीटों पर? देखिए, महागठबंधन जैसा मैंने आपसे कहा कि दो नए पार्टनर आ गए हैं, तो शुरू से ही कहा जाता रहा, तेजस्वी भी कहते रहे कांग्रेस की ओर से कि कुछ नए पार्टनर सबको त्याग करना होगा। तो 144 सीट जो राजद लड़ा था, मुझे लगता है कि उसे भी कुछ सीटें घटानी होगी। वो 135 के आसपास की सीट राजद के है, और कांग्रेस को तो सचमुच में 70 सीट लड़ने से रही। अभी वो 55-60 पर अभी दाव लगा रही थी, और 55 से 60 में 55 लड़े, 60 लड़े हैं। मुकेश सहनी को 20 सीट के आसपास, हाँ 20 प्लस माइनस वो सीटें मिल रही हैं। बाकी 1-2 सीट माले को बढ़ेगी, और 2 नए पार्टनर हैं। अब वो प्रिंस जो एक्स MP हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, और लवली से पारस के सुपुत्र लड़ने वाले हैं, जहाँ से कई बार विधायक के रखे दोनों। फिर उसी तरह से जेएम में भी पार्टनर है, झारखंड में जो पार्टी सहयोगी है एनडीए में शामिल है, तो 2 सीट पिछले बार भी बोल रहे थे। 2 यहाँ आदिवासी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 2 रिजर्व सीटें हैं। अब वो रिजर्व सीट मिलता है या फिर जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जैसे जमुई है, जमुई में पहली बार चकाई से जेएमएम सुमिता जो मंत्री हैं निर्दलीय है, वो पहली बार वो जमुई में जेएमएम से ही जीते थे, तो उसको भी 1-2 सीट देनी होगी। कुल मिला जुला कर वहाँ भी जो मैंने आपसे कहा ना कि अब तो लगभग तय ही हो गया है। अब इसी हिसाब से अगले 2-3 दिन में 2-3 दिन में 70 सीट